जय श्री राम। मित्रों, ये एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि सारे मैक्से से पुरस्कृत जो भारतीय हमारे आजकल के हैं वो साले सब देशद्रोही और हरामी क्यों होते हैं। बलात्कारी ब्रिजेश पांडे का भाई रवीश पांडे ले लो, दिल्ली का हमारा अराजक जोकर केजरुद्दीन ले लो, या वो लद्दाख में पर्यावरण के नाम पे रंडी रोना जो गाता है वो सोनम वांगचुक ले लो। आप कड़ियां जोड़ोगे तो आप पाओगे कि इन सब का एक घिसा पिटा फॉर्मूला है। सत्ता परिवर्तन के लिए झूठ फैलाओ और बार बार वही झूठ को दोहराओ। अब देखो ना, लद्दाख जैसे देवभूमि में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से 100 और नेपाल से 60 गुंडे लद्दाख लाए गए। लद्दाख में उन्होंने हिंसा करवाई, सीआरपीएफ का ट्रक जलवाया। खैर, हमारा विषय आज का अलग है। मुझे ये सब पढ़ के एक बड़ी घिनौनी साजिश याद आई, और वो साजिश थी गोरों का अवध राज्य पे कब्जा। अवध राज्य, जहां निसर्ग का वरदास्त सदैव उस भूमि पर आज भी बना हुआ है। विश्व की सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन जहां है वो है अवध। दरअसल काफिर हिंदुओं को सत्ता से दूर रखने के लिए अवध के ठरकी नवाबों ने अंग्रेजों को अपनाया, और डर के वजह से, मराठों के डर के वजह से अंग्रेजी बटालियन सैन्य को भी अपनी सेवा में लगाया था। ये हम सब जानते हैं। अब इस सैन्य मदद के नाम पर गोरा नवाबों से 76 लाख रुपए की वसूली कर रहा था। 18वीं शताब्दी के अंत आने तक बंगाल, बिहार और आसाम अंग्रेज निगल चुके थे, क्योंकि उनका सपना बहुत बड़ा था। अब उनको अवध पे भी कब्जा करना था, लेकिन कोई सबब कारण नहीं मिल पा रहा था। उसी में 1701 में ठरकी मोमिन के साथ अंग्रेजों ने एक जबरदस्ती करार करवाया। उस करार में एक मित्रों विधेय था कि अवध वासियों के सुख शांति के लिए एक सामाजिक योजना नवाब बनवाए, जिसको कार्यान्वित करने में कंपनी उसको सहाय करेगी। यानी एजेंडा साफ था, नवाब का खजाना खाली करो और योजना में गड़बड़ दिखा के जनता में प्रचंड असंतोष फैलाओ। सीधा सीधा एजेंडा था। और ये करते करते अपनी खुद की जेबें कंपनी भर सकती थी। अब दिक्कत ये थी कि सीधा सैन्य विद्रोह तो कंपनी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसी सैन्य में कंपनी की खुद की बटालियंस थी। दूसरा था दत्तक विधान, जो उन्होंने भारत भर में जिसका प्रयोग किया। अब दत्तक विधान अवध के मामले में तो बेईमानी हो जाती, क्योंकि बच्चे तो अल्लाह की देन होते हैं, और अल्लाह पे ईमान रखने वालों जहां चाहे वहां वो खेती करके बच्चे पैदा कर सकता था, कर सकता है। बल्कि नवाब के मित्रों खुद 2-2 क्रिकेट टीमें मौजूद थी, औरस पुत्र थे, तो दत्तक विधान के नाम पे सत्ता परिवर्तन तो संभव नहीं था। अब 1801 में ये बलात् करवाया गया जो करार था वो 1837 में लॉर्ड ऑकलैंड ने कायम रखा। उसमें और ज्यादा कुछ विधेय जोड़ के उस अपना शिकंजा अवध राज्य पे ज्यादा तरह से कसने का काम इस 1837 के करार ने किया। 10 साल बाद 1847 में लॉर्ड हार्डिंगटन ने उसको और आगे बढ़ाया।
1851 आते आते कर्नल स्लीमर ने इस करार को जैसा था वैसे मान लिया। अब देखो अंग्रेजों की दिक्कत देखो, आज 50 साल से करार करके बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी राज्य हथियाने में कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसका और एक भी कारण था कि अवध के नवाब के अंग्रेजों पे बहुत ज्यादा उपकार थे, क्योंकि इतिहास में बहुत बार पैसों की मदद अंग्रेजों को नवाब ने की थी। और शासन व्यवस्था देखा जाए तो उनके ही आशीर्वाद से नवाब उनके ही मार्गदर्शन में अवध का शासन कर रहा था। अब अंग्रेजों के सामने तो यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई अवध खालसा करना है, लेकिन करना है तो करे कैसे। आखिरकार न चाहते हुए भी 1856 में अंग्रेजों ने अवध राज्य खालसा कर दिया, और उसके 2 कारण अंग्रेजों ने लिखे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक, शासन व्यवस्था समाजहिमुख नहीं हो पा रही है। सद्य स्थिति में धार्मिक विवाद अवास्तव रीत्या बढ़ा दिया गया है, ये पहला कारण था। और दूसरा कारण मित्रों, आप सब जानते हैं कि दरअसल हमारे निसर्ग ने अपने सालाना चक्र में रिप्रोडक्शन का भी एक सीजन दिया हुआ है। अब घोड़ों के अस्तबल में कुछ अंग्रेजी नस्ल की घोड़ियां वहां पे थी। अब निसर्ग चक्र में सीजन आया तो मेटिंग हो गई। अब हमारे उच्च नस्ल की मादा घोड़े का पातिव्रत्य नष्ट करने का गुनाह हो गया है, यानी घोड़ियों के पातिव्रत्य भंग का घनघोर अपराध अवध के नवाब ने किया था। घोड़ों के इस शीलभंगता के अपराध में 1856 में नवाब का अवध राज्य अंग्रेजों ने खालसा किया। है ना मजेदार बात। वंदे मातरम।